एक समय की बात है। काशी के समृद्ध राज्य में राजा प्रताप मुकुट का शासन था। उनके एक पुत्र थे, राजकुमार वज्र मुकुट। राजकुमार वज्र मुकुट के बहुत अच्छे और चतुर मित्र भी थे, जो राज्य के दीवान के पुत्र थे। एक दिन वज्र मुकुट और उनके मित्र शिकार खेलने जंगल में गए। रास्ते में उन्हें एक सुंदर तालाब मिला, जहां कमल खिले थे और विभिन्न पशु पक्षी रमझोल में थे। वज्र मुकुट ने अपने मित्र से कहा, दोस्त, यहाँ का वातावरण कितना मनमोहक है, चलो तालाब में पानी पिएं। मित्र ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने तालाब में पानी पिया। तालाब में पानी पीने के बाद उन्होंने हाथ धोया और पास में ही महादेव का एक मंदिर देखा। दोनों ने अपने घोड़ों को मंदिर के नीचे बांध दिया। मंदिर में दर्शन करने के बाद वज्र मुकुट ने देखा कि एक सुंदर राजकुमारी पद्मावती स्नान करने आई थी। वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया और राजकुमारी से मिलने चला गया। राजकुमारी और राजकुमार ने जब एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए, जबकि उसका मित्र, जो दीवान का बेटा था, नहीं गया। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। राजकुमारी को देखकर राजकुमार ने देखा कि उसने कमल का फूल अपने कान में लगाया था, पैरों के नीचे दबाकर और छाती पर रखा था। राजकुमारी ने राजकुमार को अपने साथ छूने के बाद चली गई। उनके जाने के बाद राजकुमार बहुत दुखी हुआ और अपने मित्र के पास आया और सारी बात बताई। राजकुमार ने कहा, मुझे राजकुमारी बहुत पसंद है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं उस राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं जानता। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। दीवान के बेटे ने सारी बात सुनी और राजकुमार को आश्वस्त किया। राजकुमार, अब चिंता क्यों है, राजकुमारी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। राजकुमार आश्चर्य से कहता है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आपको कैसे लगता है कि उसने मुझसे कुछ कहा? तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, राजकुमारी ने कमल के फूलों को निकालकर अपने कानों में लगाया, यानी राजकुमारी यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वह कर्नाटक की है। फूल को दांतों से काटने का अर्थ है कि उसके पिता का नाम दंतवत है। फूल को पैरों से दबाने का मतलब है कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है, और छाती पर फूल लगाने का मतलब है कि आप उनके दिल में बस गए हैं। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने खुश होकर अपने मित्र से कहा, अब मुझे कर्नाटक जाना है और उस राजकुमारी से मिलना है, मुझे तुरंत वहां ले चलो। कई दिनों तक चलने के बाद दोनों मित्र कर्नाटक पहुंचे। जब वे महल के पास पहुंचे तो उन्होंने एक बुजुर्ग औरत को देखा जो चरखा चला रही थी। उसे देखकर दोनों उसके पास गए और अपने घोड़ों से नीचे उतरे और कहा, माई, हम बहुत दूर से आए हैं, हम दोनों व्यापारी हैं और हमारा माल पीछे से आ रहा है। हमें आपके घर में कुछ दिनों के लिए आश्रय की आवश्यकता है। उसकी बातें सुनकर महिला ने कहा, तुम मेरे बेटे के समान हो, मुझे आपको देखकर बहुत प्रेम आ रहा है। आप इसे अपना घर मानकर ही यहां रह सकते हैं। आप जब तक चाहो यहां आराम से रह सकते हो। इसके बाद दोनों उस घर में रहने लगे। इसी बीच उसके मित्र ने उस बुजुर्ग महिला से पूछा, तुम क्या काम करती हो मां? तुम यहां कौन हो और आप अपना जीवन यापन कैसे करती हो? बुजुर्ग महिला ने धीरे धीरे उसके सारे सवालों का जवाब देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो यहां राजभवन में दास का काम करता है और मैं उनकी पुत्री पद्मावती की दासी हूं। बूढ़ी होने के कारण मैं घर पर ही रहती हूं। महाराज मुझे खाना देते हैं और मैं दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने जाती हूं। यह सुनकर राजकुमार ने बुजुर्ग महिला को कुछ पैसे दिए और उसने कहा, तुम्हें मेरा एक संदेश राजकुमारी को देना है। राजकुमार ने वृद्ध महिला से कहा, तुम कल जब राजकुमारी के पास जाओगे तो उससे कहना कि सेठ सुदी पंचमी को, जो तुम्हें तालाब के पास राजकुमार दिखा था, वो राजकुमार तुम्हारे राज्य में आ गया है। इतना ही कहना। अगले दिन जब बूढ़ी मां राजकुमारी से मिलने गई तो उसने राजकुमारी को राजकुमार का संदेश दिया। जैसे ही बूढ़ी मां ने राजकुमारी को राजकुमार का संदेश सुनाया, राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हाथों में सफेद चंदन रखा और उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, अब इस महल से निकल जाओ। बूढ़ी मां घर आई और राजकुमार को सारी बात बताई।
बूढ़ी माँ की बातें सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। तब राजकुमार के मित्र ने उससे कहा, राजकुमार, धैर्य रखो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करो। ध्यान से देखिए। राजकुमारी ने हाथों में सफेद चंदन लगाकर बूढ़ी माँ के गाल पर वार किया है। यानी कुछ दिनों बाद चांदनी रात होगी। उसके खत्म होने के बाद यह एक अंधेरी रात होगी जिसमें वो आकर आपसे मिलेंगी। फिर कुछ दिनों बाद चांदनी रात खत्म हुई। फिर उस बूढ़ी माँ को फिर से उस राजकुमारी को संदेश लेकर राजभवन भेजा गया। इस पर राजकुमारी ने अपनी उंगलियों से भगवा रंग डुबोया और बूढ़ी माँ के मुंह पर मारा, यहां से भागो, बस महल से निकल जाओ। बुजुर्ग महिला ने राजकुमार को विस्तार से सब कुछ समझाया। ये सुनकर राजकुमार फिर उदास हो गया। इस बार उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं 3-4 दिन बाद ही मिलूंगी। तो अब रुक जाओ। 3-4 दिन बाद फिर बूढ़ी माँ उस राजकुमारी के साथ महल में जाती है। इस बार फिर राजकुमारी ने महिला को बहुत डांटा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने का इशारा करते हुए उसे भगा दिया। बुजुर्ग महिला ने फिर राजकुमार को सब कुछ विस्तार से बताया। यह सुनकर राजकुमार फिर उदास हो गया। इस बार उसके मित्र ने कहा, राजक, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं 3-4 दिन बाद ही मिलूंगी। तो अब रुक जाओ। 3-4 दिन बाद फिर बूढ़ी माँ उस राजकुमारी के साथ महल में जाती है। इस बार फिर राजकुमारी ने महिला को बहुत डांटा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने का इशारा करते हुए उसे भगा दिया। बुजुर्ग महिला ने फिर राजकुमार को सब कुछ विस्तार से बताया। यह सुनकर राजकुमार फिर उदास हो गया। इस बार उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आपको राजकुमारी ने उस पश्चिम की खिड़की पर बुलाया है। ये सुनकर राजकुमार को बहुत उत्सुकता हुई और खुशी से फूलों को नहीं संभाला। ऐसी बात सुनकर राजकुमार ने बुजुर्ग महिला को ढेर सारे पैसे और कपड़े दिए। तब राजकुमार ने एक महिला का रूप धारण किया, गहने पहने और फिर हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चला गया। जब वह राजकुमारी के महल में पहुंचा तो खिड़की से राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। राजकुमारी वहां बहुत सजी हुई बैठी थी और राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमार ने जैसे ही उस कमरे में प्रवेश किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें, रत्न सभी चीजें रखी थीं। राजकुमार और राजकुमारी रात भर एक ही कमरे में साथ रहे और सुबह होते ही राजकुमारी ने राजकुमार को उस कमरे में कहीं छुपा दिया और रात होते ही राजकुमार को राजकुमारी बाहर निकाल दी। इस तरह कई दिन बीत गए और राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। एक दिन अचानक राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। राजकुमार को अपने मित्र की चिंता होने लगी। न जाने उसका मित्र कहाँ है, वह कैसा है और उसकी क्या हालत होगी। जब राजकुमारी ने राजकुमार को चिंतित देखा तो उसने इसका कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। राजकुमार ने कहा, मेरा जो मित्र है वह बहुत ही होशियार और बहुत ही अच्छा है, उसी के वजह से तो मैं तुमसे मिल पाया हूं। यह सुनने के बाद राजकुमारी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई और उसने कहा, कैसे? तो राजकुमार ने राजकुमारी को कहा, तुमने जो भी इशारे देकर मुझसे सारी बातें कहीं और सारी बातों को मेरे मित्र ने सुलझाकर मुझे समझाया था। तो राजकुमारी बहुत खुश होकर कहती है, आपके मित्र बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हूं, आप उन्हें भोजन कराकर वापस आ जाइएगा। फिर राजकुमार ने खाना लेकर अपने मित्र के पास पहुंचाया। दोनों मित्र कई महीनों के बाद एक दूसरे से मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताईं। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया है। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाकर भोजन भेजा है। यह सुनकर उसका मित्र सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक मैं आपको अपने वश में नहीं रख पाएगी, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। इसे मैं साबित करके आपको दिखाता हूं।
उसने उस खाने में से एक लड्डू निकालकर एक कुत्ते को दे दिया, जिसे खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने कहा, मुझे ऐसे ही औरतों के पास नहीं जाना है, मुझे ऐसी औरतों से भगवान ही बचाए। अब मैं राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमें तो कुछ ऐसा तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि वह हमारे साथ हमारे राज्य में, हमारे महल में जाकर रहे। आज रात आप वहां पर जाएंगे और राजकुमारी जब सो रही होगी तब आप उसके बाएं जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बना देंगे और फिर उसके गहने को लेकर आ जाइएगा। राजकुमार ने अपने मित्र की बात के अनुसार सारे कार्य किए और फिर अपने मित्र के पास आ गया। अब उसके मित्र ने एक योगी का रूप धारण किया और उसने राजकुमार से कहा, गहने को बाजार में बेचने के लिए अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु ने मुझे यह दिया है और उसे मेरे पास ले आइएगा। राजकुमार ने वे गहने बेचने के लिए एक सुनार के पास गया। सुनार ने गहने को देखते ही पहचान लिया कि यह तो राजकुमारी का गहना है और उसने तुरंत कोतवाल बुलाकर राजकुमार से सवाल पूछे। राजकुमार ने कहा, यह मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। इसे सुनते ही कोतवाल ने गुरु यानी कि उसका मित्र को पकड़ लिया और राजदरबार में ले गया। राजा ने जब पूछा, योगी महाराज, आपको ये बेशकीमती गहने कैसे मिले? योगी के रूप में जो उसका मित्र था उसने कहा, महाराज, मैं श्मशान में काली चौदस की रात को डाकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था। तभी मेरे सामने एक डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाएं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। ये सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और वह अपने महल में जाकर अपनी रानी से कहा, तुम राजकुमारी पद्मावती की बाई जांघ में देखो, कहीं वहां पर त्रिशूल का निशान तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने अपनी राजकुमारी की बाई जांघ पर देखा तो वहां पर सच में त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत ही दुखी हो गया। फिर राजा योगी के पास आया और कहा, योगी, बताओ, धर्मशास्त्र में बुरे औरतों के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है? राजकुमार का मित्र जो योगी बना हुआ था उसने जवाब दिया, हे महाराज, जो भी आपके राज्य में या दूसरे राज्य में ब्राह्मण हो, स्त्री हो, लड़का हो, प्रजा हो, राजन हो, अगर उससे कोई भी गलत काम हो गया हो तो उसे सजा के रूप में देश से निकाल दिया जाता है। यह सुनते ही महाराज ने अपनी पुत्री पद्मावती को तुरंत अपने राज्य से निकलवाकर राज्य जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दिया। राजकुमार और उसका मित्र दोनों तो पहले से ही जंगल में जाकर बैठे थे और वे इंतजार कर रहे थे कि कब रानी अकेली उस जंगल में मिलेगी। जैसे ही रानी को जंगल में अकेली मिली, उसने उसे अपने साथ अपने नगर ले जाया और वहां पर वे दोनों आनंद से रहने लगे। जैसे ही कहानी खत्म हुई, बेताल पच्चीसी ने विक्रमादित्य राजा से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हारे कंधे से उड़ जाऊंगा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, पापी राजा था क्योंकि राजकुमार का मित्र अपने मालिक का काम कर रहा था। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमारी को जंगल में छोड़ आया। राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन इस कहानी में राजा पापी निकला। उसने बिना सोचे समझे राजकुमारी को अपने राज्य से बाहर निकालवा दिया। विक्रमादित्य के इतना कहने पर ही बेताल पच्चीसी सोच में पड़ गया और उसने कहा, मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं। सीख। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच विचार करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और किसी के प्रभाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए।